करते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन सीटेट सेकंड लेवल एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है, एक शिक्षिका कक्षा में तभी प्रभावशाली बन सकती है जब वह विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाए। तो यही इसका राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। यानी कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में तभी प्रभावशाली हो सकती है जब वह बच्चों में विचार उत्तेजक यानी नए नए विचार पैदा करने वाली और रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों के विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाए। सेकंड ऑप्शन है, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं को ज्ञानवर्धन करना। थर्ड ऑप्शन है, धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना। चौथा ऑप्शन है, माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक शिक्षिका कक्षा में तभी प्रभावशाली बन सकती है जब वह विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाए। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें। यानी कि जब संविधान की चर्चा की जाती है कक्षा में तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इतिहास के यानी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उसकी चर्चा की जाए। तो ये किस लिए है, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो हम ज़रूरी समझते हैं चर्चा करना, ये किस लिए ज़रूरी समझते हैं। पहला ऑप्शन है, लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं। दूसरा ऑप्शन है, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। तीसरा ऑप्शन है, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। चौथा ऑप्शन है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। आपका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस संविधान पर गहरा प्रभाव है, इसलिए इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा की जानी चाहिए। संविधान पर चर्चा करते समय उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के विषय में बताते हुए यह बताना चाहिए कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। इससे संविधान के प्रति छात्रों में जागरूकता बढ़ेगी। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। यानी कि प्राथमिक रूप से किस पर केंद्रित होगा अधिगम मॉडल। पहला ऑप्शन है, समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, आधारित शिक्षण व संकलित आकलन। तीसरा ऑप्शन है, अधिगम के उद्देश्य अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। चौथा ऑप्शन है, शिक्षा उद्देश्य नई शिक्षण पद्धतियाँ और बोर्ड की परीक्षाएं। तो सामाजिक विज्ञान में जो परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल है वो जो केंद्रित होगा वो अधिगम उद्देश्यों पर, अधिगम की गतिविधियों पर और रचनात्मक व संकलित आकलन पर, इन तीनों ही चीज़ों पर ये बेस होगा यानी केंद्रित होगा परिणाम आधारित शिक्षार्थी मॉडल। परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम प्रारंभिक तौर पर अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन पर आधारित होता है। ये इसके विभिन्न चरण हैं जिनके माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी कि शिक्षार्थी अधिगम और परिणाम आधारित जो शिक्षार्थी अधिगम है इसके ये प्रमुख चरण हैं। अधिगम का उद्देश्य, अधिगम की गतिविधियां और रचनात्मक व संकलित आकलन, ये इसके 3 चरण हैं और इन्हीं पर बेस, इन्हीं पर केंद्रीय होती है। चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। चौथा ऑप्शन है, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो जो सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों जिन सामाजिक यथार्थों से छात्र परिचित हैं उनका आलोचनात्मक अन्वेषण, खोज एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए।
उनमें अन्वेषण यानी उनमें खोज की जाए और उन पर जो प्रश्न किए जाए उनसे रिलेटेड, ताकि बच्चों उसके बारे में जागरूक हो सकें। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर उन्हें जागरूक बनाना होता है। 5वां क्वेश्चन है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक के बारे में बताना है कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए हमारे समाज में, विविधतापूर्ण समाज में। तो पहला ऑप्शन है, वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें। दूसरा ऑप्शन है, वे विवादित मुद्दों से दूर रहें। तीसरा ऑप्शन है, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। चौथा ऑप्शन है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि जब विविधतापूर्ण समाज की बात हो रही है तो उसमें सभी का क्या है, जुड़ाव होना चाहिए। विविधतापूर्ण समाज के अध्ययन के लिए पाठ्यपुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों के विषय में अध्ययन सामग्री हो तथा उनसे उनका जुड़ाव हो। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। यानी 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार यहाँ पर बताना है कि सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उसका जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से दी गई में से किसके लिए सामर्थ्य तैयार करना है, किसके लिए सामर्थ्य, किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। पहला ऑप्शन है, राजनीतिक निर्णयों की आलोचना। दूसरा ऑप्शन है, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। तीसरा ऑप्शन है, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण। चौथा ऑप्शन, राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थियों को सुविधाजनक तरीके से याद कर सकें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करना। 2005 जो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 है, इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय का जो प्रमुख उद्देश्य है वो शिक्षार्थियों में क्या है, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, इसका सामर्थ्य स्थापित करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों की सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने की सामर्थ्य को बढ़ाना है। 7वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, किसके लिए चलाया गया था। पहला ऑप्शन है, अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर। दूसरा ऑप्शन है, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। तीसरा ऑप्शन है, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग लेकर। चौथा ऑप्शन है, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर। तो यहाँ पर जो अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो चलाया गया था समान अधिकार, यानी सभी के लिए समान अधिकार हों, और नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। समान अधिकार का तथा नस्ल भेद भाव को समाप्त करने की मांग को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, और ये आंदोलन 1955 से 1968 के बीच चलाया गया था। 8वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। पहला ऑप्शन है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी की अध्यक्ष द्वारा, यानी जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है उसका अध्यक्ष चुनाव, उसमें मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। दूसरा ऑप्शन है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चौथा ऑप्शन है, गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा ही मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा किया जाता है। जिस पार्टी के अधिक विधायक होते हैं वही विधायक ही मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। यहाँ पर लिंग भेदभाव का ये क्वेश्चन है, तो इनमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसको प्रदर्शित करता है, इस भेदभाव को। पहला ऑप्शन है, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, ठीक है, हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है, लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, ये भी ठीक है, कर सकती हैं। चौथा ऑप्शन, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए, ये भी ठीक है। आपका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। इसमें लिंग मूलक भेदभाव ये प्रदर्शित करता है। लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं, यह वाक्य लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि लड़कियां घर के काम काज के अलावा अन्य अनेक कार्य भी कर सकती हैं, जैसा कि वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है, और बाकी 3 ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। ये लड़कियां इन कार्यों को कर सकती हैं, जबकि यहाँ पर घर का काम काज भी कर सकती हैं, लेकिन केवल शब्द जो लगा दिया है, यानी केवल घर के काम काज कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। क्या मतलब, यह नेगेटिव जा रहा है इसका उद्देश्य, तो ये इसका राइट आंसर होगा।
10वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संचारण माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला ऑप्शन है देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाएं पर चर्चा करने में। दूसरा ऑप्शन है वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें। तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें। चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में क्या है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में संचार माध्यम देश और संसार के बारे में समाचार देते हैं तथा उनमें होने वाली घटनाओं पर परिचर्चा प्रसारित करने, लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य ये करते हैं।